नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूपी से इंसर्ट संतोष गावंडे में। तो जैसे आप सभी को पता है कि हम लगभग 30 सालों की पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं और इस जर्नी में अब तक हमने पॉलिटी इकोनॉमी इस टॉपिक के पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लिया है और अब हम पर्यावरण के पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। और पर्यावरण क्लास में लगभग हमने अभी तक 3 टॉपिक का एनालिसिस कर लिया है, जहाँ पर हमने इंडियन बायोडाइवर्सिटी जो पर्यावरण के की कॉन्सेप्ट रहते हैं उनका, उसके बाद कल हमने जलवायु पर सॉरी पॉल्यूशन, और आज हम जलवायु परिवर्तन इस टॉपिक के पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपने पिछले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ से इफ उस क्लास को देख सकते हैं अगर। तो चलिए फिर देखिए, ये जलवायु परिवर्तन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2025 के यूपीसी प्रीलिम में इस टॉपिक से लगभग 5 क्वेश्चन आए थे। तो हर साल इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम आज के टॉपिक को हमारे शुरुआत कर देते हैं। तो चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 का सेट ए का 9 क्वेश्चन यह था, चक्रीय अर्थव्यवस्था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी करता है। जी बिल्कुल सही। यहाँ पर चक्रीय अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो भी उत्पाद वगैरह बने होते हैं उनको दोबारा रिसाइकल करके उनको बनाया जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था, अब देखो इस कथन की व्याख्या ये कथन करता है, ठीक है। चक्रीय अर्थव्यवस्था इनपुट के रूप में कच्चे माल के उपयोग को कम करती है। जी बिल्कुल सही। जो ऑलरेडी पहले से माल बना हुआ होता है उसी को रिसाइकल करके दोबारा अगेन उसको बेचा जाता है। तो इसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था में यही कच्चे माल के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखो इसी कथन की व्याख्या जो है वो तीसरा कथन भी करता है, क्योंकि चक्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रक्रिया में होने वाली बर्बादी को कम करती है। जी बिल्कुल सही। जो भी संसाधन वगैरह बर्बाद होते नई वस्तु बनाने के लिए जो इन कच्चा माल वगैरह लगता है चक्रीय अर्थव्यवस्था में, वो इतनी बर्बादी नहीं होती है। तो इसी कारण चक्रीय अर्थव्यवस्था के ये तीनों कथन यहाँ पर व्याख्या करता है। इसी कारण इस कथन का हमारा जो क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है और वे दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं। अगर हम इसकी व्याख्या देखें कि चक्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संसाधनों का पुनः उपयोग करना और कचरे को कम करना। जब हम कच्चे माल का कम उपयोग करते हैं, मतलब कथन 2 यहाँ पर वो बात कहता है। उत्पादन में बर्बादी घटती है, कथन 3 भी यहाँ पर उसकी बात करता है। वो तो ऊर्जा की खपत कम होती है और नई सामग्री बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंततः कार्बन फुटप्रिंट ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। इसलिए कथन 1 और कथन 2 और कथन 3 दोनों कथन सही है और उसके कारण भी यहाँ सही बताए गए हैं। एक्चुअल में देखिए 2000 ये कथन 2025 में क्यों पूछा गया था, क्योंकि जो हमारे बजट में ग्रीन ग्रोथ के तहत चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ माना गया था, ताकि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर सके। और चक्रीय अर्थव्यवस्था की चर्चा हमारे बजट में हुई थी, इसी कारण इस कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 का दूसरा क्वेश्चन, मतलब ए सेट का 31वां क्वेश्चन यह था, अध्ययन यह संकेत देती है कि सीमेंट उद्योग से होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 5% से अधिक है। जी बिल्कुल सही। सीमेंट निर्माण के दौरान सिलिका युक्त मिट्टी को चूना पत्थर के साथ मिलाया जाता है। जी बिल्कुल सही। इसी के माध्यम से सीमेंट का निर्माण किया जाता है। सीमेंट निर्माण के लिए क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर को चूने में परिवर्तित किया जाता है। जी बिल्कुल सही। इसी के माध्यम से बनाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर यह कथन इसकी व्याख्या करता है क्या? देखिए, ये दूसरा जो कथन है कथन 1 की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से यहाँ पर क्या किया जा रहा है, चूना पत्थर और सिलिका युक्त मिट्टी को बनाया जा रहा है। लेकिन ये केवल 2 घटक ही ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं सीमेंट के द्वारा, ये इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सीमेंट निर्माण के लिए क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर के चूने में परिवर्तित किया जाता है। इसके माध्यम से फिर थोड़ा बहुत जो सीमेंट उद्योग में क्या है कि सीमेंट उद्योग में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। ये तीसरा कथन इस पहले कथन की सही व्याख्या करता है। इसी कारण जो हमारा यह कि कथन 2 और कथन 3 दोनों भी सही है, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन 1 की व्याख्या करते हैं। इसी कारण हमारा जो आंसर हो जाएगा कि बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या अगर देखें कि सीमेंट उद्योग
में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 7 से 8% के जिम्मेदार है, जो कि 5% से अधिक है। वहाँ पर बताया गया था कि 5% से अधिक है। कथन 2 भी सही है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और सिलिका युक्त मिट्टी का मिश्रण प्राथमिक कच्चा माल यहाँ पर होता है। कथन 3 भी वहाँ पर सही है कि कैस सॉरी कैल्सिनेशन की प्रक्रिया में चूना पत्थर को गर्म करके चूने में बदला जाता है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसी कारण जो कथन 3 था हमारा, वह कथन 1 की सही व्याख्या करता था। इसी कारण जो हमारा आंसर वहाँ पर हो गया केवल बी, वहाँ पर हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये जो चर्चा में क्यों आया गया था, क्योंकि एक डिकार्बोनेशन रोड मैप बनाया गया था जिसमें सीमेंट उद्योग वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लगभग 7 से 8% का हिस्सा बनाते हैं। और 2024 के दौरान कई भारतीय सीमेंट कंपनियों ने अपना निर्माण सामग्री में नवीकरणीय ऊर्जा और कचरे से बनी ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने के लिए नए निवेश की घोषणा की थी। इसी कारण यह हमारा सीमेंट उद्योग के ऊपर क्वेश्चन आ गया था। फिर एक नई तकनीक लाई गई थी, CCUS तकनीक, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। सीमेंट निर्माण के दौरान निकलने वाली CO2 को पकड़ने और उसको स्टोर करने के लिए CCUS तकनीक पर 2024 में काफ़ी वैज्ञानिक और नीतिगत चर्चा हुई थी। इसे सीमेंट उद्योग को स्वच्छ बनाने का एक प्रमुख समाधान माना जाता है। इसी कारण भी ये क्वेश्चन वहाँ पर डिज़ाइन किया गया था। मैं आपको यहाँ पर जो 2025 के क्वेश्चन व करंट को जोड़कर किस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे वो यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा वो दिख भी रहा होगा। फिर उभरते हुए तकनीक में डायरेक्ट एयर कैप सॉरी अब हमारा 2025 का तीसरा क्वेश्चन है, ए सेट का 36वां। उभरती हुई तकनीक डायरेक्ट एयर कैप्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उपयोग कार्बन प्रच्छादन के एक तरीके के रूप में किया जाता है। जी बिल्कुल सही। यह एक प्लास्टिक उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण के लिए मूल्यवान दृष्टिकोण हो सकता है। जी उसके बाद है तीसरा, यहाँ पर है विमानन एविएशन में सिंथेटिक कम कार्बन ईंधन बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ संयोजन करते हुए कार्बन का एक स्रोत बनता है। देखिए यहाँ पर ये तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। ठीक है, इसी कारण हमारा जो आंसर है वो सी यहाँ पर बन जाता है। अगर इन कथनों की हम व्याख्या देखें कि कथन 1 सही, डायरेक्ट एयर कैप्चर सीधे वायुमंडल में डायरेक्ट एयर कैप्चर सीधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है, जिसे बाद में भूगर्भीय संरचनाओं में स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। जी इसी कारण कथन 2 यहाँ पर कहता है कि कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग व्यावसायिक उत्पादों जैसे प्लास्टिक बनाने या खाद्य एवं पेय उद्योग जैसे क्या कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में किया जाता है। कथन 3 सही है, क्योंकि कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाकर सिंथेटिक ईंधन बनाया जाता है, जो विमानन क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करने में मदद करता है। इसी कारण इसको ये कथन सही है। अब देखो 2024 में जो DAC तकनीक है वो थोड़ी चर्चा में रही थी। इसमें आसपास जो बड़े क्या कहते हैं बड़े DAC संयंत्रों ने इस पर काम करना शुरू किया था। इसी कारण प्रति वर्ष हजारों टन CO2 को हवा से सीधे सोखने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण चर्चा में था। फिर चौथा क्वेश्चन है 2025 का 38वां। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 0.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा टन, मतलब प्रति व्यक्ति 0.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करता है, से कम है यह कहना है। जी बिल्कुल से वैश्विक मानकों के अनुसार ये हमारे लिए बहुत सही है। उसके बाद ईंधन दहन से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आता है। जी बिल्कुल सही। बिजली और ताप उत्पादक भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के सबसे बड़े स्रोत है। जी बिल्कुल सही। ठीक है, थोड़े पहला कथन यहाँ पर गलत होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि पहला कथन गलत इसलिए होगा क्योंकि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लगभग क्या कहते हैं 1.9 से 2 टन के बीच है, जो वहाँ पर कहा गया है कि 5 टन है। ठीक है, 0.5 टन से काफ़ी अधिक है, मतलब वहाँ पर हमारा कम नहीं है। हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है लगभग 1.9 से 2 टन तक बीच है। ठीक है, दूसरा कथन यहाँ पर कहा गया है कि ईंधन दहन से होने वाली उत्सर्जन में चीन के बाद भारत का एशिया प्रशांत क्षेत्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर कथन सही है। और तीसरा कथन यहाँ पर क्यों सही है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बिजली उत्पादन, विशेषकर कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट और ताप उत्पादन से होता है। ये तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्यों पूछा गया था, क्योंकि प्रति व्यक्ति
उत्सर्जन बनाम कुल उत्सर्जन, ये थोड़ी कॉन्सेप्ट चर्चा में आ गया था, क्योंकि 2024 में विभिन्न जलवायु रिपोर्टों जैसे कि AIA उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में यह चर्चा की गई थी कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक होने के बावजूद इसके प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से बहुत कम है। हालांकि यह 0.5 टन से अधिक होकर भी लगभग 2 टन के करीब यह पहुंच चुका है। ठीक है, इसी कारण चर्चा में था, इसी कारण क्वेश्चन आ गए। फिर अब देखिए एक पांचवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2025 का। विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि भारत उन पहले स्थानों में से बन सकता है जहां वेट बल्ब तापमान नियमित रूप से 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उपरोक्त रिपोर्ट के निहितार्थ को सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करता है? वेट बल्ब टेम्परेचर एक्चुअल में ये क्या होता है, एक बार इसको समझिए। वेट बल्ब तापमान ये क्या होता है? वेट बल्ब तापमान गर्मी और आर्द्रता का संयुक्त माप होता है, और जब तापमान 35 डिग्री तक पहुंच जाता है तो हवा इतनी नम हो जाती है कि पसीना सूखना बंद हो जाता है। पसीना न सूखने के कारण शरीर अपना तापमान नियंत्रित नहीं कर पाता, जो मनुष्य और जानवरों के लिए घातक हो सकता है। इसी कारण पहला कथन यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और सूखे की संभावना सबसे अधिक होगी। जी नहीं, इसका यह नहीं है, निहितार्थ नहीं है। इसका निहितार्थ सही है कि मनुष्य सहित जानवरों का जीवित रहना प्रभावित होगा, क्योंकि पसीने के माध्यम से उनके शरीर की गर्मी बाहर निकालना कठिन हो जाती है। इसी कारण हमारा जो कथन यहाँ पर दो यहाँ पर सही हो जाता है। और एक्चुअल में ये टॉपिक चर्चा में क्यों था? क्योंकि 2024 में भीषण लू आ गई थी और करीबी भारत में कई स्थानों का जो टेम्परेचर लगभग को 50 डिग्री प्लस हो गया था, इसी कारण। ठीक है, और इस दौरान केवल तापमान ही नहीं बल्कि हवा में नमी के बढ़ने से वेट बल्ब तापमान का खतरा बढ़ गया था, जिससे पसीना सूखना बंद हो गया था और शरीर ठंडा रखना मुश्किल हो गया था। विश्व बैंक ने चेतावनी भी दी थी, मतलब वो विश्व बैंक की रिपोर्ट थी। इसी कारण भारत के शीतल क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर में स्पष्ट कहा था कि भारत दुनिया के उन पहले स्थानों में से होगा जहां गर्मी और उमस का ऐसा खतरनाक मिश्रण देखने को मिलेगा जो मानव की सहन शक्ति की सीमा से वो बाहर जाएगा। ठीक है, देखिए ये आए थे 2025 में क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे में थे और मैंने आपको इन क्वेश्चन को करंट के साथ जोड़कर भी बताया था। अब हम जो आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, 2024 से आगे 2011 तक के क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं, कर देते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वेटलैंड है। ठीक है, आर्द्रभूमि है, जिसमें जीवाश्म ईंधन से होने वाली वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की लगभग 3 साल के बराबर का भंडार है, और जिसके संभावित विनाश से वैश्विक जलवायु पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से ऐसा क्षेत्र कौन सा वो दर्शाता है? देखिए कांगो बेसिन ये दर्शाता है। लगभग ये दलदली भूमि होती है जहाँ पर लगभग हम क्या बोलते हैं 29 बिलियन टन यह कार्बन को सोख लेता है। ठीक है, कार्बन को यह जमा, मतलब यहाँ पर कार्बन को सोख उनके उसका जमा हुआ है। ठीक है, आगे ऊपर जाते हैं क्वेश्चन पर। अब हमें उपरोक्त में से कितने के निर्माण में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है? देखिए एरोसोल में होता है, फोम एजेंट में होता है, अग्निरोध में भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। स्नेहक में नहीं होता है, क्योंकि स्नेहक क्या होता है? स्नेहक वह पदार्थ है जो दूसरों के संपर्क में आने से सतह के बीच घर्षण निर्माण करता है। क्या करता है? यह घर्षण निर्माण करता है। इसी कारण यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह केवल 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गतिविधि पर चर्चा कीजिए। बड़े पैमाने पर खेतों में बारीक पिसी हुई बेसाल्ट चट्टान फैलाना,
चूना डालकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना, विभिन्न उद्योगों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और इसे कार्बोनेटेड पानी के रूप में परित्यक्त के भूमिगत खदानों में पंप करना। तो उपरोक्त में से कौन सी गतिविधियां कार्बन कैप्चर अनुक्रम के लिए अक्सर विचार में की जाती है? तो देखिए तीनों गतिविधियां भी इसमें चर्चा में की जाती हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव स्रोत है? मतलब मानव के द्वारा ही उसमें ज़्यादा मीथेन वगैरह होता है, तो वो चावल की फसल ऐसी है जो क्या बोलते हैं, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की स्रोत है, चावल की फसल। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन देखिए वही महासागरीय तटीय पारिस्थितिक प्रणालियों द्वारा ग्रहण किया गया कार्बन ब्लू कार्बन होता है। ठीक है, जो महासागर द्वारा ग्रहित किया जाता है वहाँ। ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने या कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए कॉपर स्लैग मतलब क्या होता है, जो तांबा होता है उसके घिसा के दौरान जो रेशे वगैरह मिल जाते हैं, पड़ जाते हैं अलग से, वो वेस्ट मटेरियल, वो कॉपर स्लैग होता है। कोल्ड मिक्स डांबर तकनीक इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जियो टेक्सटाइल्स इसका भी प्रयोग किया जाता है। हॉट मिक्स डामर टेक्निक और पोर्टलैंड सीमेंट इसका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। 1 2 3 इसका ही प्रयोग इसमें हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सामाजिक लागत शब्द का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है? तो देखिए ये कार्बन की सामाजिक लागत किसका सही यह अर्थ है कि किसी दिए गए वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति को कार्बन की सामाजिक लागत कहा जाता है। इसका अगर बाकी ऑप्शन के बारे में देखें, किसी देश को अपने नागरिकों को वस्तुएं सेवाएं प्रदान करने के लिए जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता है जो उन ईंधनों को जलाने पर आधारित हो। जी नहीं, वो क्या कहते हैं, कुछ वस्तु सेवाएं अन्य तरीके से भी प्राप्त की जा सकती हैं। जलवायु शरणार्थी द्वारा एक नए स्थान पर रहने के लिए अनुकूल बनाने का प्रयास, जी नहीं, ये भी इसमें नहीं आता है। पृथ्वी ग्रह पर कार्बन फुटप्रिंट में एक व्यक्ति का योगदान, जी नहीं, ये क्या कहते हैं, मूल में एक अलग अवधारणा है। ठीक है, मीथेन हाइड्रेट के भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्लोबल वार्मिंग इन जमाओं में से मीथेन गैस की रिसाई को ट्रिगर कर सकती है। जी बिल्कुल सही। आर्कटिक टुंड्रा और समुद्र तल के नीचे मीथेन हाइड्रेट के बड़े भंडार पाए जाते हैं। जी बिल्कुल सही। वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। जी बिल्कुल सही। तीनों कथन यहाँ पर ये सही हो जाते हैं। फसल बायोम अवशेषों की जलने के कारण उपरोक्त में से कौन सा वायुमंडल में निकलता है? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, मीथेन भी निकलता है, ठीक है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है। यह है लगभग 1 2 3 1 और 4, मतलब ये ओजोन भी इसमें से निकलता है। उपरोक्त मतलब क्या कहते हैं, मिट्टी कृषि मिट्टी पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ती है। जी बिल्कुल सही। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया छोड़ते हैं। जी बिल्कुल सही। मलमूत्र के माध्यम से हम अमोनिया वगैरह छोड़ देते हैं। पोल्ट्री उद्योग पर्यावरण में प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक छोड़ता है। जी बिल्कुल सही। तीनों का तो यहाँ पर सही हो जाते हैं। सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्ध सीएनजी HCNG का उपयोग के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है हमें। HCNG के उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है। जी नहीं, देखो HCNG से लगभग इसी का व्याख्या नीचे वाला को कथन करता है कि उसमें एक्चुअली निकलते क्या है, क्योंकि ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन उत्सर्जन को कम करता है। ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कम नहीं करता है। दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाता है। बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ 1/5 हिस्से तक हाइड्रोजन को मिश्रित किया जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। HCNG ईंधन को CNG से कम महंगा बनाती है। जी बिल्कुल सही। 1 और 4 यहाँ पर हमारा सही कथन हो जाता है। वो ऑप्शन नीचे दब गया है। ठीक है, इसी कारण 1 और 4 हमारा 2 और 4 हमारा यहाँ पर सही आंसर होता है। 2018 के क्वेश्चन पर पहुंच गए हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन निषेचन का सही वर्णन करता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि होती है। जी बिल्कुल सही। क्योंकि वायुमंडल जो एक्चुअल में पौधे अपनी वृद्धि कैसे करते हैं, वो वायुमंडल से CO2 अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन
उत्सर्जित करते हैं। इसी के माध्यम से जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होगी। देखिए ये अर्ध कथन सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है कार्बन निषेचन की। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की अम्लता में वृद्धि होगी। देखिए वो पीएच वैल्यू अम्लता में कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होगा वह, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होने वाली जलवायु परिवर्तन के लिए पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का अनुकूल नहीं रहेगा। ये भी सही, लेकिन यह कार्बन निषेचन का सही व्याख्या नहीं करता है। छठी सामूहिक विलुप्ति। छठी विलुप्ति शब्द का उल्लेख अक्सर समाचारों में देखा जाता है, तो उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ यही कि मानव जाति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, दुरुपयोग। मतलब इसका अर्थ यही हो जाता है कि मानव ने अगर अपना एक्सट्रीम लेवल पर संसाधन वगैरह यूज़ कर लेंगे, तो एक ना दिन ये सारे एक ना एक दिन ये सारे संसाधन खत्म होने वाले ही हैं, तो फिर वह एक विनाश की घड़ी आ जाएगी। तो उसी को कहा जाता है छठी विलुप्ति, डूम्सडे की अवधारणा इसको कहा जाता है हम। कार्बन डाइऑक्साइड के मानवजनित उत्सर्जन के कारण आसन्न ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन पृथक्करण के लिए संभावित स्थल हो सकता है? तो देखिए कार्बन पृथक्करण करने के लिए हमें परित्यक्त और अलाभकार कोयला सीम, समाप्त तेल और गैस भंडार, भूमिगत गहरी खाइयाँ, तो इसमें यह लगभग तीनों विधियों को इसमें प्रयोग किया जाता है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही हमें बताना है। यह संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है। जी बिल्कुल सही। ये लगभग देखो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक ये संगठन लगभग ये क्या करते हैं, पंछियों और उनके आवासों को सुरक्षित करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा इस संगठन ने उत्पन्न की। जी नहीं, जो जैव विविधता की हॉटस्पॉट की अवधारणा है वह लगभग नॉर्मन मायर्स, इनके द्वारा लगभग 1986 में यह प्रतिपादित की गई थी। दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता के क्षेत्रों के रूप में ज्ञात संदर्भित स्थलों को पहचान करता है। जी बिल्कुल सही। 1 और 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आयुसीएन और वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन मतलब साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। आयुसीएन संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और साइट सरकारों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जी देखिए कथन गलत होता है, क्योंकि आयुसीएन ये यूएन का पार्ट नहीं है, वह एक स्वतंत्र क्या कहते हैं इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। आयुसीएन प्राकृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए दुनिया भर में हजारों फील्ड प्रोजेक्ट चलाता है। जी बिल्कुल सही। साइट्स उन राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है जो इनमें शामिल हुए हैं और यह कन्वेंशन राष्ट्रीय कानून का स्थान नहीं लेता है। जी बिल्कुल सही। एक्चुअल में क्या कहते हैं साइट्स क्या करता है, जो पशु या फिर जो पौधे बहुत ही संकटग्रस्त है, वो विलुप्ति कगार पर हो गए हैं, उनके व्यापार पर यह रोक लगाता है। हमारे यहाँ पर 2 और 3 कथन यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए वेटलैंड इंटरनेशनल यह एक्चुअल में क्या करता है, यह भी एक एनजीओ है, ठीक है, और एक वैश्विक स्तर पर क्या कहते हैं वेटलैंड के और सतत प्रबंधन के लिए यह जिम्मेदार होता है। जो पीठ आर्द्र भूमि वगैरह होती है उनके संरक्षण करता है। यह उन देशों द्वारा गठित एक अंतर सहकारी संगठन है जो रामसर कन्वेंशन के हस्ताक्षर करता है। जी नहीं, यह ज्ञान को विकसित करने और जुटाने के लिए क्षेत्र स्तर पर काम करता है और बेहतर नीतियों की वकालत करने के लिए व्यावहारिक अनुभव का उपयोग करता है। जी बिल्कुल सही। दूसरा कदम यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है तो इसका अर्थ क्या होगा? यह मानवीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में क्या कहते हैं पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए या हो रहे हैं या होने की संभावना है, ये मॉन्ट्रेक्स स्थिति में उनको रखने का ये मानदंड होता है या फिर उनकी पहचान इसके माध्यम से की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व औद्योगिक स्तर से 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही। यदि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ता है तो दुनिया भर में इसका संभावित परिणाम क्या क्या होगा? तो देखिए स्थलीय जलमंडल शुद्ध कार्बन स्रोत की ओर हो जाता है। जी बिल्कुल सही।
जो व्यापक प्रवाल मृत्यु हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक। सभी वैश्विक आर्द्र भूमियाँ स्थायी रूप से गायब हो जाएगी। देखो, स्थायी रूप से गायब नहीं हो जाएगी, क्योंकि कुछ बहुत ही पानी के नज़दीक है, और कुछ जो बहुत ही मतलब थोड़ा और थोड़ी कम सूखी है, वो तो स्थायी रूप से ही क्या कहते हैं, विलुप्त हो जाएगी, लेकिन सभी नहीं होगी। इसी कारण तीसरा यहाँ पर गलत हो जाता है। तीसरा गया तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। दुनिया में कहीं भी अनाज की खेती संभव नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि परिवर्तन के साथ हम उसमें कुछ जीन एडिटिंग करके हम उच्च तापमान सहन करने वाली फसलों को उगा सकते हैं। इसी कारण हमारा जो आंसर है वह 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ के रूप में नामित या जाना जाता है, का उपयोग किया जाता है। देखो, प्लास्टिक फोम के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। एरोसॉल के डिब्बों में दबाव बनाने वाले एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जी बिल्कुल सही। लेकिन ट्यूबलेस टायर में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारा जो आंसर होगा 1, 3, 4 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ा रही है, क्योंकि यह क्या अवशोषित करते, तो ये सौर विकिरण का ही अवरक्त भाग होता है, इसी कारण तापमान बढ़ता है। निम्नलिखित कृषि पद्धति विचार कीजिए और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सी मिट्टी में कार्बन अनुक्रमण या भंडारण की क्षमता क्या कहते हैं मदद करता है। तो देखो, जीरो टीडेज यह इसके लिए मदद करता है। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय रहा है। 2011 का क्वेश्चन है। यह छिद्र बनने के पीछे का कारण क्या है। तो देखिए, कारण वही है कि प्रमुख ध्रुवीय मोर्चे और समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रवाह, ये इसी का मुख्य कारण था। हाल ही के दिनों में मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ी है, लेकिन इसका बहुत सारा हिस्सा निचले वायुमंडल में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि यह महासागरों और फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनको क्या कहते हैं अवशोषित कर लिया जाता है। इसी कारण प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयुसीएन द्वारा प्रकाशित रेड बुक्स में निम्नलिखित में सूची क्या क्या है। तो देखिए, इसमें संकटग्रस्त पौधे और पशु प्रजाति को यहाँ पर इसकी सूची होती है। यहाँ 2010 और 8 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और जो परिवेशी वायुमंडल में पाया जाता है, तो उसमें क्या क्या आता है। उसमें कालिक आ जाती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आ जाता है, जल वाष्प इसमें आ जाता है। चावल की व्यापक खेती के कारण कुछ क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देते हैं, क्योंकि उससे CH4 मीथेन का उत्सर्जन होता है। इसके कारण यह किस संभावित कारण या कारणों के कारण हो सकता है। चावल की खेती से जुड़ी अवायवीय परिस्थितियाँ मीथेन विसर्जन का कारण बनती है, जी बिल्कुल सही। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, तो खेती की गई मिट्टी से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित होता है, जी बिल्कुल सही। तो देखिए, अब तक यहाँ तक हमने लगभग 2000 क्या कहते हैं कितना 2010 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। देखिए, पर्यावरण के मोस्ट ऑफ टॉपिक जो रहते हैं वो करंट बेस्ड टॉपिक रहते हैं, और हम यहाँ पर भी जो हमने इकोनॉमिक्स में अप्रोच अपनाई थी वही अप्रोच हम यहाँ पर अपना रहे हैं। हम लगभग 2011 तक की PYQ का एनालिसिस कर रहे हैं। और आप सभी का इस सेशन में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, मिलते कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।